डेटा जो है वो सबमरीन केबल के थ्रू जा रहा होता है, और बाकी जितना परसेंटेज है मतलब 10% तो फिर वो वायरलेस कनेक्टिविटी के थ्रू जा रहा होता है। हर सेकंड के अंदर मतलब हर 60 सेकंड के अंदर 1820 GB का डेटा अपडेट हो रहा है, और अब जो अपडेट हो रहा है वो 60% से, ये तो बल्कि स्लाइड पुरानी हो गई, तो अब 75% जो है मोबाइल डिवाइसेस से अपडेट हो रहा है। आपका जो लैपटॉप है और डेस्कटॉप मशीन वगैरह है, ये सिर्फ ऐसे लोगों के काम में जो प्रोफेशनल्स हैं उनके पास है, मतलब ज़्यादातर जो है लेमैन के पास आपको मोबाइल से डेटा जा रहा है। लेकिन अब ये डेटा की वजह से डेटा सेंटर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ती जा रही है, डेटा सेंटर की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, तो डेटा सेंटर की जॉब्स भी बढ़ती जा रही हैं। जो CCD मतलब CCNA डेटा सेंटर में करेगा उसके बहुत बेनिफिट्स हैं। अब डेटा सेंटर की बात करें तो डेटा सेंटर के अंदर जो कंजम्पशन है सबसे ज़्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी की, उसको कूलिंग के लिए, उसको ठंडा रखने के लिए प्रोसेसर्स वगैरह को, क्योंकि अगर एक 15 मेगावाट का डेटा सेंटर की बात करें तो उसको इतना पानी रिक्वायर्ड होता है जितना कि 3 हॉस्पिटल्स को चलाने के लिए यूज़ हो पानी, या 100 अपार्टमेंट के दरख्तों के लिए ज़रूरत हो। तो इसके लिए या तो उस डेटा सेंटर जितने भी अब बढ़ते जाएंगे, लास्ट में आते हैं जब 1820 की का तो उनको अंटार्कटिका के अंदर शिफ्ट करा जाएगा, या फिर रीफ के अंदर पानी के अंदर अंडर सी शिफ्ट करा जाएगा, जहाँ पे तकरीबन आपकी 30 to 40% इलेक्ट्रिसिटी वर्क की बचत हो जाएगी। इंटरनेट कौन ओन करता है? इंटरनेट हमारी AT&T, स्प्रिंट, पोस्ट और लेवल 3 की वो ISPs करती हैं, Tier 1 की ISP जिन्होंने केबलिंग करी थी। इसके बाद Tier 2 की ISPs आती हैं, लोकल मतलब जैसे PTCL है वो Tier 2 की ISP है, और फिर Tier 3 की ISPs आती हैं जो लोकल ISPs होती हैं, ये जैज, यूफोन, टेलीनॉर ये होती हैं। अब यहाँ पे जो टर्मिनेशन Tier 2 से Tier 3 पे आता है तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, यहाँ पे 3G भी हो जाएगा, 4G भी हो जाएगा और 5G भी हो जाएगा, लेकिन जो बैकबोन है वो हमारी ऑप्टिकल फाइबर पे ही रहेगी। यहाँ पे टीयर यानी किस लिए टीयर को डिफाइन करें कि टीयर की क्या चीज़ है? टीयर उसका लेवल है कि मतलब जो AT&T के ISPs हैं वो सबसे बड़ी ISPs हैं, मतलब वो टेलीकॉम की कंपनीज हैं जिन्होंने केबलिंग कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट दिखाई है। फिर कॉन्टिनेंट के जब अंदर केबल आ जाती है तो फिर वो जिम्मेदारी होती है हमारी लोकल ISPs की। वो लोकल ISPs आप PTCL को कह सकते हो, फिर PTCL आगे देती है, टेलीनॉर को देगी, जैस को देगी। ऐसा नहीं कि जैस अपनी सबमरीन केबल से डायरेक्ट दे रहा हो। बैंड टोपोलॉजी के अंदर हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी आती है, जिसके अंदर हमारे पास T1 और T1 लाइन आती है। और पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी का मतलब ये है कि जैसे एक लाइन है वो डेडिकेटेड आपके लिए कर दी जाती है। समझे जैसे कि आपको ठेके पे एक लाइन दे दी गई है कि वो 2 MB की लाइन है, लेकिन वो आप ही के लिए मखसूस कर दी गई है, वो किसी और को नहीं मिलेगी। जबकि आप अगर 4G का कनेक्शन अपना चेक करते हैं जैस का तो उसमें 35 Mbps आ रहा होता है, लेकिन अगर इसकी Mbps की बात करेंगे तो मैं दिखाऊंगा कि वो $15,000 साल के लगेंगे 2 MB के लिंक के। तो जैसे कि एम्बुलेंस के लिए खास रोड मखसूस कर ली जाती है बाहर की कंट्रीज में, इसी तरह आपके जो पर्टिकुलर डेटा होता है उसके लिए भी खास रोड मखसूस कर दी जाती है। इसका बेनिफिट लोग इस तरीके से उठाते हैं कि ये सिर्फ मतलब एक कंट्री के अंदर की बात नहीं हो रही, एक कंट्री से बाहर की बात भी हो रही है। अब जैसे कि आप अगर बात करें कि वॉइस ओवर IP जो है
उसके अंदर ये कैसे बेनिफिट करते हैं, वो उसके अंदर ऐसे बेनिफिट करते हैं कि यहाँ पे कराची ऑफिस है और यहाँ उनका लंदन का ऑफिस है। अगर वो डायरेक्ट PTCL से कॉल करेंगे तो बहुत ज़्यादा चार्जेस लगेंगे। अगर वो व्हाट्सएप से करेंगे तो सिक्योरिटी का इशू आ जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप को भी पता चल जाएगा कि क्या बात हो रही है। फिर अगर वो अपनी लैंडलाइन को यूज़ करते हैं तो वो जो लाइन उन्होंने परचेज करी है वो वॉइस ओवर IP के फ़ोन से यहाँ से कॉल करेगा, डेटा की सूरत में कॉल जाएगी, फिर यहाँ पे लोकल उसके एक्सचेंज से कनेक्ट करेगा और फिर इस एक्सचेंज के थ्रू वो ऑफिस में भी बात कर सकता है और वो कॉल को आगे ट्रांसफ़र भी कर सकता है। मतलब कि अगर उसको किसी लोकल नंबर पे कॉल करनी है तो लोकल नंबर पे यहाँ से कॉल जा सकती है। तो ये बेनिफिट होगा उसका, एक अपने डेडिकेटेड लिंक जो यहाँ से उसने लंदन ब्रांच के लिए लिया हुआ है। तो वॉइस ओवर IP अलग है, अलग होता है ये कुछ? वॉइस ओवर IP वायरलेस और वायरलेस वॉइस ओवर IP और ये आपका नेटवर्किंग, ये आपको तीनों ही करने पड़ेंगे। सही मतलब अभी तो आप CCNA वाले हैं, लेकिन CCNA वाला ये नहीं है। अब जैसे आपको आगे फील्ड में जाएंगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि वायरलेस का भी आपको आना चाहिए और वॉइस ओवर IP का भी आपको आना चाहिए। अगर आप नेटवर्क की साइड पे हैं, सर्वर साइड पे हैं, तो फिर तो काफ़ी चीज़ें आनी चाहिए। और बास नेटवर्क वाले ऐसे भी होते हैं जिनको सर्वर की मतलब सर्वर्स को भी देखना पड़ेगा, एक्सचेंज भी आना चाहिए, फिर एक्टिव डायरेक्टरी भी आनी चाहिए उनको। हब एंड स्पोक टोपोलॉजी होती है। हब एंड स्पोक टोपोलॉजी का मतलब ये होता है कि ये डॉ का मेन डेटा सेंटर है, जो डॉ का ओजा कैंपस है, जो महंगा मौसमियात के करीब है, और ये इसका कलेक्शन पॉइंट है। यहाँ पे 1800 सीरीज का राउटर लगा हुआ है, छोटा सा राउटर होता है ये सिस्को का। ये पूरी 1800 सीरीज की ABC साइट्स पे लगा हुआ है। वो बंदा वहाँ जाके आप ब्लड का सैंपल देने के लिए वो वहीं से टाइप करेगा आपका, तो जो डेटाबेस का एक्सेस ले रहा है वो आपका हब एंड स्पोक टोपोलॉजी का ले रहा है कि आपके डेटा सेंटर के अंदर डायरेक्ट एंटर हुआ है बंदा और उसके अंदर आपका डेटा एंटर हो गया है, वो सिर्फ उसका कलेक्शन जो ब्लड का लिया है वो सेंड कर देगा उसको। इसके अंदर ड्यूल होम भी आता है, तो ड्यूल होम के अंदर हमारा 2 डेटा सेंटर होते हैं और यहाँ पे तो लोकली जो काम कर रहे होते हैं वो डेटा सेंटर करीब ही करीब होते हैं, वरना जो ऐसे अगर बाहर की कंट्री में या कोई मल्टीनेशनल कंट्री है, मल्टीनेशनल वो है कंपनी है, तो वो फिर डेटा सेंटर को सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जगह नहीं रखते। वो बोलते हैं कि वो इस हद तक उसको फोकस रखते हैं कि नेचुरल डिजास्टर में भी खराब ना हो डेटा आपका। मतलब पूरे रीजन से बाहर होता है। मतलब अगर एक HBL का डेटा सेंटर यहाँ पे होगा तो HBL की 1600 ब्रांचेज हैं, सही। अच्छा, वो 1600 ब्रांचेज कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ कर रही होंगी? वो OSPF यूज़ कर रही होंगी, सही, क्योंकि OSPF अनलिमिटेड हॉप्स हमें प्रोवाइड करता है, सही। यहाँ से यहाँ जो कनेक्ट कर रहा है बीच में क्या चीज़ चल रही होगी? OSPF चल रहा होगा। तो अगर किसी की मैकडॉनल्ड की या KFC की ब्रांच है तो KFC वाला ये थोड़ी करेगा कि उसका जो रेस्टोरेंट की मशीन होगी उसके साथ आप जाकर देखें कभी बर्गर वगैरह जो लेने आते हैं तो वहाँ एक राउटर के साथ कनेक्ट होता है डायरेक्ट। तो जो राउटर होता है उसका डायरेक्ट उनकी जो मेन हेड ऑफिस है वहाँ से उसके डेटाबेस से कनेक्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि रात को USB में जाकर बताएंगे कि इतने बर्गर बिके थे, मतलब उनका पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम होता है। जो छोटी साइट्स होती हैं लेकिन जो फास्ट मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन जिनके पास चल रही होती है वो EIRGP चला रहे होते हैं। RIP सिर्फ सीखने के लिए होता है। सारा काम OSPF से होता है। क्या जी? ज़्यादा सिक्योर नहीं, फास्ट है बहुत ज़्यादा। OSPF के अंदर मसला ये है, अभी मैं BGP इसमें थोड़ा सा बताऊंगा आपको, तो उस वजह से OSPF का मैंने तो ऐसे करवाया था। OSPF के अंदर 50 राउटर हैं, तो 50
अगर 50 बंदे बैठे हैं 50 राउटर इनको कंसिडर कर लो तो हर राउटर को पता होगा कि दूसरे राउटर के पास क्या इन्फॉर्मेशन है। लेकिन इसके अंदर एक और बात ये है कि अगर एक राउटर के अंदर कोई अपडेट आती है तो 50 के 50 राउटर पे अपडेट भेजेगा। तो इसी वजह से हम उसके अंदर शायद या तो आप लोगों को एरिया बनाते थे, एरिया 0, एरिया 1, तो वो डेटाबेस को छोटा करने के लिए बनाते थे एरिया सब। फुल मैश जो होती है ये इंटरनेट फुल मैश पे चल रहा होता है, और इसके अलावा जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो फुल मैश को सपोर्ट करती हैं, ताकि अगर कोई भी डिजास्टर हो तो एक जगह डेटा सेंटर को डैमेज ना हो, मतलब हर जगह मुख्तलिफ जगह डेटा सेंटर पड़ा हो। मतलब अगर आप गूगल में ट्रेस राउट करेंगे, जैसे ट्रेस राउट आपको बता देता है कि आईपी कहाँ से जा रही है, तो आपको पता चलेगा कि पहले तो आईपी 15 आईपीज तो इधर घूम रही होंगी, तो फिर वो एक क्लस्टर के अंदर चली जाएगी। क्लस्टर की आईपी को पहचानने के लिए पता चलेगा कि वो आईपी वर्जन 6 के क्लस्टर में चली गई है। डिफरेंट हमारे पास नेटवर्क के नेम होते हैं। स्मॉल ऑफिस कहलाता है, कैंपस नेटवर्क कहलाता है। These businesses typically consist of one LAN at one location that connect to the internet through a broadband technology. A small to medium-sized business, one location and multiple LAN use specialized equipment and technology to connect to the internet. फिर ब्रांच ऑफिसेज होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी है। इस ब्रांच ऑफिस के अंदर पूरी साइट्स हैं। मतलब साइट्स का मतलब ये है कि अगर ये सलानी का दफ्तर है और सलानी का फैसलाबाद का दफ्तर है, तो सलानी का ओनर कहाँ पे काम करते हैं? यहीं पे रहता है, कराची में रहता है, और वो अपने अकाउंट्स और सारी चीज़ों को कहाँ पे फिल करेंगे? बोलेंगे भाई कराची में ही होना चाहिए, मतलब के फैसलाबाद में नहीं होना चाहिए। तो फैसलाबाद से कराची जो होगा, वो जो यूज़र्स यहाँ पे आएंगे वो आपके डेडिकेटेड लिंक से आएंगे, और वो यहाँ पे आकर कनेक्ट होंगे। जो यहाँ पे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो भी यहीं पे बैठा होगा, आपके फैसलाबाद की साइट्स पे नहीं होगा वो। तो ब्रांच नेटवर्क्स होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स होते हैं। ये वैन की नेटवर्क नेम्स थे, तो नेटवर्क नेम्स से वैसे इतना ज़्यादा मतलब कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्मॉल ऑफिस है, कैंपस नेटवर्क है, ब्रांच नेटवर्क है और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है। इसके बाद हमारे पास वैन टेक्नोलॉजीज आती हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क भी वैसा ही नेटवर्क होता है, लेकिन वो स्मॉल छोटे जैसे कि आपका छोटी साइट्स है ना, उनको डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कंसिडर कर लो। लेकिन अगर कोई ऐसी साइट है कि जो फैसलाबाद में 500 एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं और हर एम्प्लॉय को ये फैसिलिटी दी गई है कि वो अपनी अटेंडेंस और अपनी वो जो जितनी छुट्टियाँ करनी है और जो केस से लेकर वो सारी नेट पे चेक करनी है। तो नेट पे चेक करने के लिए बशीर फारूकी साहब यहाँ पे काम करते हैं, और यहाँ सारे अकाउंट्स के डिपार्टमेंट भी हैं, तो डेटा सेंटर यहाँ पे होगा। वहाँ का बंदा जो अपने कंप्यूटर पर आकर लॉग इन करेगा तो वो कराची के डेटा सेंटर को लॉग इन कर रहा होगा, सही है। तो ये साइट टू साइट ब्रांच कराएगी, सही है। इसमें हमें बहुत सारी बीच में टेक्नोलॉजीज आती हैं, हो सकता है VPN के थ्रू कर रहा हो या डेडिकेटेड लाइन के थ्रू कर रहा हो। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क की बात करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क वो जो मैंने अभी मिसाल दी KFC की, KFC के छोटी साइट्स हैं, हर मॉल के अंदर एक साइट बनी है, तो मेन एक KFC का हेड ऑफिस होगा, वहाँ पे डेटा सेंटर रखा होगा। जितनी भी इन्वेंट्री बन रही होगी डेटा सेंटर की मेन जगह पे बन रही होगी। ये सिंपल नाम ही है, मतलब समझने के लिए। वैन टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास कस्टमर सर्विसेज इक्विपमेंट आता है, फोन बाय बिजनेस और लीज फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर। वो ही जैसे आपको PTCL एक एक्सेस पॉइंट दे देता है घर पे रखने के लिए, तो आपका कस्टमर सर्विसेज इक्विपमेंट होता है, CPE जो कहलाता है, वो इक्विपमेंट होता है जो सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से आपको मिलता है। जैसे कि आपकी USB ज़ोन की USB,
इसके बाद हमारे पास दूसरी टर्मिनोलॉजी है डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट DCE, प्रोवाइड एन इंटरफेस टू कनेक्ट सब्सक्राइबर टू अ कम्युनिकेशन लिंक ऑन अ WAN क्लाउड। DCE जो है वो डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट कहलाता है और यही क्लॉक जनरेट करता है। आप जब वैन की लैब कर रहे थे तो उधर आपने देखा होगा कि एक जगह छोटी सी क्लॉक बनी हुई आ जाती थी और दूसरे एंड पे जब केबल लगाते थे तो वहाँ क्लॉक नहीं बनती थी। तो ये जो क्लॉक बनती थी ये क्लॉक ISP की क्लॉक होती थी, ISP की तरफ से मिलती थी। तो ये DCE की साइड जो होती है वो क्लॉक रिसीव कर रही होती है। इसके बाद डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट होता है, DTE कहलाता है। ये कनेक्ट होता है DCE के जरिए लोकल लूप के साथ। DTE जो है डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, जैसे कि राउटर है आपका वो होता है और इधर ही आपके PC कनेक्ट हो जाते हैं या एंड डिवाइसेस। अगर यहाँ पे DTE वायरलेस है तो वायरलेस डिवाइसेस कनेक्ट हो जाती हैं और अगर केबल है तो केबल डिवाइसेस कनेक्ट हो जाते हैं। अगर हम अभी पीछे वाली स्लाइड्स के ऊपर पढ़ते हैं। पहले अभी हमने ये देख लिया DCE क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट होता है जिससे एंड डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। फिर इसके बाद डिमार्केशन पॉइंट होता है। डिमार्केशन पॉइंट वो होता है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट कराता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ तक ISP की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और जहाँ के बाद आप जो नॉर्मल यूज़र होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फिर इसके बाद आता है लोकल लूप। लोकल लूप वो कनेक्शन होता है जो आपका सेंट्रल ऑफिस के साथ जाकर कनेक्ट होता है। जैसे कि ये जो आपका मेन ऑफिस होता है जहाँ से आपको इंटरनेट की सर्विस अवेलेबल होती है, इसको लोकल लूप भी कहते हैं और लास्ट माइल भी कहते हैं। इसके बाद आपके पास सेंट्रल ऑफिस आता है जो आपका लोकल सर्विस प्रोवाइडर फैसिलिटी और बिल्डिंग दैट कनेक्ट द CP टू द प्रोवाइडेड नेटवर्क। टूल नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जो कि सर्विस प्रोवाइडर ने अपना खुद बिछाया हुआ हो इंटरनेट के अंदर। जो टूल नेटवर्क है इसको आपको अभी थोड़ा समझना पड़ेगा, इसी पे सारी डिस्कशन होगी हमारी, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट थोड़ा रहता है कि इंटरनेट से टूल नेटवर्क में क्या डिफरेंस होता है। अब बताएं इसमें कोई चीज पूछनी हो तो इस डायग्राम में पूछ लें, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि अभी पाकिस्तान में PUBG बैन हुआ था तो लोगों ने जर्मनी के फ्रांस के जो सर्वर को एक्सेस करके VPN पे भेजा। तो सर ये क्या कहानी है, यानी किस तरीके से VPN पे जो है ना, VPN के अंदर आपकी पूरी क्लासेस है, सही है, और शायद हो सकता है इसके एंड में ही चल रहे हो, लेकिन VPN तक हम क्लास में तो नहीं जा पाएंगे। लेकिन शॉर्ट बता दूं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या था? इंटरनेट जो बना वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में बना। उसमें इस तरह हॉप्स बनाए उन्होंने बोला कि एक साइड से B साइड पे कम्युनिकेशन करनी है। अंग्रेजों ने बोला कि भाई एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन करनी है और इस तरीके से करनी है कि अगर कोई भी हमारी साइड पे बम मारे तो क्या हो, खत्म हो जाए साइट, तो फिर दूसरी तरफ से ऑटोमेटिक कोई ऐसी राउटिंग प्रोटोकॉल होनी चाहिए जैसे पोटैटो राउटिंग की पहले
पहली राउटिंग प्रोटोकॉल, तो उसके जरिए निकलकर चला जाए डेटा दूसरी साइड में पहुंच जाए। ये क्या चीज़ थी? ये फिजिकल सिक्योरिटी थी डेटा की, सही है? लेकिन डेटा की सिक्योरिटी नहीं हुई इसमें। मतलब ये आपको कनेक्शन तो वो हो गया, सेफ हो गया कि एक रिडंडेंसी क्रिएट हो गई, लेकिन अगर फर्स्ट करो ये बीच के अंदर से कोई तार के अंदर इधर से कोई कुंडा मारे, जैसे कि अगर आपकी केबल की वायर जा रही होती है उसमें कोई कनेक्शन मार दे, तो आराम से उसको पता चल जाएगा कि उसमें क्या बात हो रही है? क्या कौन कौन से चैनल जा रहे हैं, तो आपको अपना बीच में लगाना पड़ेगा टीवी। तो उसके अंदर हमारा जो VPN होता है बेसिकली वो ऐसे टनल्स और ऐसे पाइप्स बना देता है बीच में, जिसके जरिए अगर डेटा जा रहा है तो वो इंक्रिप्टेड होते हैं। वो बंदे को नहीं पता चलेगा कि उसके अंदर से कौन सा डेटा जा रहा है, अगर कोई स्नैप कर भी जाएगा। लेकिन मैंने शायद एक दो क्लासेस में आपको डेटा को ब्रेक करके दिखाया था, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, MD5 ब्रेक करके दिखाया था पासवर्ड। तो वो MD5 ब्रेक हो जाता है, तो उस तरह MD5 के बाद हैश ब्रेक हो जाता है। SHA-1, SHA-2 और SHA-3 भी ब्रेक होते हैं, सही? ये लोकेशन कैसे चेंज होती है यूएस में, यूएस का VPN, यूके का VPN? यार वो तो तो क्या दो VPN होते हैं, देखो यहाँ पे किसी को पता नहीं चलेगा क्या बंदा है कि मैं पाकिस्तान का या बाहर का? नहीं, ऐसी कहानी नहीं है। ऐसी कहानी नहीं है ना, तो ऐसी बातें भरी पड़ गई है। VPN जो है ना वो, अच्छा ये VPN का लॉग है, ये स्नैपशॉट है VPN वाले का। आप हॉटस्पॉट शील्ड यूज करते हैं, सही है? ओपरा का VPN यूज करते हैं। मेरी क्लास वालों को तो मैंने ओपरा का VPN चलाने का बताया था, सही है, जो एडवांस सेटिंग में जाकर करते हैं। आपने एक VPN खोला, फिर उसके बाद एक VPN के जरिए बाद एक VPN और खोल लिया, मतलब VPN के अंदर VPN खोल लो। इस तरह आप VPN के अंदर खोलते खोलते 15 VPN के चले गए, मतलब आपने 15 पर्दे डाल दिए आपके और उसके सामने, सही? इंटरनेट पे जो भी जगह आप जो भी काम करने जा रहे हो, सही? अब वापस आ रहा है तो एक सॉफ्टवेयर और भी आता है जिसको आप सर्च कर लेना, प्रॉक्सी क्रैकर कराता है, वहाँ से प्रॉक्सी क्रैकर ऑन हो जाता है। अगर उसको किसी को सॉफ्टवेयर वाले को शक हो जाए ना कि अब कोई एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि टॉर ब्राउज़र के अंदर होती है। टॉर ब्राउज़र जो होता है इसका फेसबुक का भी .onion का एक्सटेंशन है, और है इसकी जो वेबसाइट होती है वो .onion की एक्सटेंशन की होती है। और ये टॉर ब्राउज़र जो है बेसिकली ये नेवी का ब्राउज़र था, मतलब नेवी सील्स के लिए बनाया गया था, और ये भी अपना एक VPN का नेटवर्क बनाता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जितने भी VPN है ना वो बनाए इसलिए जाते हैं ताकि जो नेगेटिव माइंडेड लोग हो ना उनको ट्रैप करा जा सके। ये समझ लो, उनको यूज़ करते हुए बड़ा एहतियात करना पड़ता है, मतलब ऐसे आप VPN यूज़ करके कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते, वरना उसमें पकड़ हो जाती है। 2 लोग थे, एक बंदा था वो शादी के लिए गया, तो शादी के वो सुसर से उनकी बात कर रहा था, इतनी देर में छापा पड़ गया, पुलिस वाला भी आ गया और एक CID वाला भी आ गया। उसने बोला कि ना यार वो जो आपके पास प्लेट है ना वो दे दें, जो पैसों की छापने वाली प्लेट है, नहीं मतलब स्टोरी ये थी पूरी। वो इश्तिहार जो आया था वो अखबार में इश्तिहार आया था कि ब्रिटिश नेशनल लड़की के लिए रिश्ते की ज़रूरत है, सही? उसने बोला मैं सिंगापुर में, वो जो सुसर थे उनके था, बोल रहे हैं कि मैं सिंगापुर में काम करता था, तो वो जो है एक बंदा प्लेटें लेकर आया था, डायरेक्टर था यहाँ पे, तो उससे प्लेटें मिल गई मुझे, लेकिन हमारे पास इंक नहीं है, तो इंक नहीं है तो इसलिए अब सब पैसे मिलाएंगे। उन्होंने बोला कि हाँ अब हम ऐसा करो कि पैसे मिलाते हैं और उससे जो है ना इंक लेते हैं, और उसने उस वक्त उसको असली नोट दिखाया जो 500 रुपये का, तो वो रिश्ता लेने के बदले वो उससे इंक लेने के चक्कर में पड़ गया
क्योंकि लालच में तो वो पहले आया था, वो लालच में था तो जब भी तो वो वहाँ गया था वो। तो इस तरह वो इंक लेने के चक्कर में गया ना, उसको 5 लाख का उन्होंने चूना लगा दिया। तो खैर कहने का मकसद ये है कि भाई ये VPN जो होता है ना, ये जो लॉग शीट में दिखा रहा हूँ, ये VPN की अपनी लॉग शीट होती है। VPN ट्रैक कर रहे होते हैं आपको कि आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो। जैसे मैं भी इनकॉग्निटो मोड में दिखाया ना कि ISP इनकॉग्निटो मोड के अंदर भी आपको ISP ट्रैक कर रही है। आप जब उसके डिलीवर में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या लिखा हुआ, कोई पढ़ता ही नहीं कि क्या उनके पास राइट्स है नहीं। खैर ये VPN का सारा टॉपिक तो था हमारे पास, लेकिन ये हम पढ़ा नहीं पाएंगे क्योंकि इतना टाइम हमारे पास होगा नहीं। क्या चीज़? टॉर का सर्वर बनता कैसे है? टॉर का सर्वर ऐसा बनता है कि टॉर वेबसाइट पे जाओगे, उसका जो ब्राउजर है वो सर्वर से जो कनेक्ट होगा, आपका जो अपना PC है आप उसको एज अ सर्वर मशीन बना दोगे। मतलब क्लाइंट तो है आपके पास, लेकिन आप अपने सिस्टम को भी टॉर का होस्टिंग सर्वर बना सकते हो। बहुत सिंपल है, YouTube पे उसकी बहुत वीडियो पड़ी हुई है, आप देख लो उसमें जाकर। तो इसी तरीके से लोगों ने प्राइवेट बना लिया, लेकिन टॉर जो है बेसिकली वो खुद ही आपको मॉनिटर कर रहा होता है कि कौन सा ट्रैफिक कहाँ जा रहा है। वो सारी नोड्स की इंफॉर्मेशन रख रहा होता है अपने पास। जब वो एंड नोड से एक्सिट होता है, जब भी उसको रख रहा होता है। इसके अंदर जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि फिर $5 की होस्टिंग परचेज करते हैं। $5 की होस्टिंग परचेज करने पे वो मुख्तलिफ जगह पे अपनी सर्वर्स बनाते हैं और फिर उस अपने सर्वर से डेटा को ट्रांसफर करवाते हैं। वो एक थोड़ा सेफ तरीका है। लेकिन बाकी जो टॉर वाला तरीका है, या टॉर की तरह 5 और भी ब्राउज़र हैं। आप अगर .onion की तरह के सेम ब्राउज़र गूगल पे लिखोगे तो 5 ब्राउज़र और के आएंगे, लेकिन वो 5 में 5 नेटवर्क जो है ना कॉम्प्रोमाइज नेटवर्क्स हैं। वर्चुअल मशीन बना के वर्चुअल मशीन तो फिर लोकल होगी ना, ये तो बंदा कोई काम करने वाली के लिए यूज़ कर रहा होता है। वो वर्चुअल मशीन तो लोकली बना रहा होगा ना। फिर ये तो पता है कॉम्प्रोमाइज वर्चुअल मशीन ही होगी ना, एक्चुअल मशीन तो टॉर की जो होस्टिंग मशीन की बात कर रहे हैं, हाँ, यानी कि अगर एक और डार्क वेब पर ब्राउज करना हो तो अपने PC के ऊपर एक वर्चुअल मशीन बना के बंदा एक्सपेरिमेंट करता है, तो वर्चुअल मशीन तो करना है कि एक्चुअल मशीन नहीं वो इस तरह नहीं होगा भाई। वो जैसे आपका जो सर्वर है ना, वो सर्वर मशीन के अंदर स्टॉर हो जाएगा। अब चाहे वो आप VMware 1 पे करें, मतलब हाइपरवाइजर 1 पे करें या हाइपरवाइजर 2 पे करें, लेकिन वो एक्चुअल आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो चुका होगा टॉर ब्राउज़र का, मतलब होस्टिंग सर्वर। अगर किसी ने फायरबेस इंस्टॉल करा हो तो उसको पता होगा या आइडिया होगा, या किसी ने वर्डप्रेस पे काम करता होगा, सर्वर क्रिएट करते हैं लोग। एक्चुअल मशीन पे अगर इंस्टॉल करेंगे तो भी वो इंस्टॉल एक्चुअल मशीन पे ही होगा। हाँ एक्चुअल मशीन पे होगा, एक्चुअल मशीन का हार्डवेयर यूज हो रहा होगा उसको। ये टॉर ब्राउज़र की बात नहीं कर रहा, टॉर ब्राउज़र से ब्राउज तो कर लेता है, मैं टॉर की होस्टिंग की बात कर रहा हूँ। अगर आप एक .onion का एक्सटेंशन अपना क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आपको होस्टिंग के लिए उसका सर्वर अपने PC पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो आपका एक .onion का होस्टिंग हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा GoDaddy को जाकर .onion का परचेज करोगे। चलो फिर ये बहुत खतरनाक होगा क्योंकि फिर उसके PC की जितना इंफॉर्मेशन होगा वो टॉर के पास होगा। वो तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ों के लिए चला जाता है। तो मेरा एक दोस्त था, उसको पता ही नहीं था कि बस वो ना ऐसी टॉर को खोला था, टॉर ब्राउज़र को, और पता नहीं क्या खोला था, क्या एक्सेस कर लिया था। ये देखें फेसबुक की अपनी भी साइट है .onion की। ये अलग सबके अपने अपने अनियन की अलग साइड है। हाँ तो onion की परचेज नहीं कर सकते ना .net की तरह, ये तो
दे दिएगा तो। हाँ ये वो हमारा दुकान है। हाँ मैं स्लाइड उड़ा के दूँगा यार। हमने उस पर शेयर कर दिया है, ये USB पे दे दिया। बाकी ये ऑलरेडी शेयर हुई है सारी स्लाइड्स। उस पर फेसबुक की आईडी पे जाओगे ना, वहाँ पे मिल मतलब जाएगा। बहुत सारी लिंक है। हाँ तो हम टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात कर रहे थे। हमने टर्मिनोलॉजी में CP को समझा, कस्टमर सर्विसेज इक्विपमेंट, DCE का डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, फिर DT डेटा टनल इक्विपमेंट, फिर हमने देखा डीमार्केशन पॉइंट जो ISP आपको प्रोवाइड करती है, जहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो जाती है। फिर फॉल्ट आएगा तो वो पूछेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट है, डीमार्केशन पॉइंट कहाँ पे। लोकल लूप की बात करें, लोकल लूप जो है वो लूप कराता है जो सेंट्रल ऑफिस से आपके पास कस्टमर का मैसेज इक्विपमेंट के साथ कनेक्ट होता है। सेंट्रल ऑफिस वो कराता है जहाँ से आपका ISP आपको नेटवर्क प्रोवाइड कर देती है, चाहे वो आपकी लोकल ISP हो, Tier 1 के ISP हो या Tier 2 के ISP हो। टूल नेटवर्क्स जो है वो प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं। वो प्राइवेट नेटवर्क्स ऐसे होते हैं कि एक हद तो ये है कि फैसलाबाद से यहाँ तक डेडिकेटेड लाइन बिछा दी जाए, आप खुद ही ऑप्टिकल फाइबर बिछा दें। दूसरा तरीका ये है कि आप जैसे केबल वालों के अंदर देखें कि एक बंदा केबल किसी एरिया में चलाता है, यस सर। सही है, तो वो बोलता है यार ये वाला सारा एरिया है, इसका सारा नेटवर्क और सारा हार्डवेयर मेरा अपना है। तो इसी तरीके से टूल नेटवर्क भी होते हैं सर्विस प्रोवाइडर के। तो कराची से इस्लामाबाद तक उस बंदे ने अपनी इन्वेस्टमेंट करके डिवाइसेस डाल दिए उधर। अब वो कोई भी टेक्नोलॉजी चला रहा हो, चाहे फ्रेम रिले चला रहा हो, चाहे वो MPLS चला रहा हो या कोई और टेक्नोलॉजी चला रहा हो, वो आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, सही। तो वो उसका अपना टूल नेटवर्क होगा। और टूल नेटवर्क के आपस में भी वो होता है कि मतलब आपस में भी उनका मुआहदा होता है कि एक बंदे का नेटवर्क है, दूसरे बंदे का नेटवर्क है, दूसरे को पता है कि इसका कनेक्शन वहाँ तक जा रहा है, तो मुझे अपना कनेक्शन नहीं बिछाना, बल्कि मैं इन दो बंदों से कनेक्शन लेकर आगे से अपना कनेक्शन घुमा देता हूँ। ये हमारे पास DC डिवाइस होती है, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, जिसे CSU DSU कहते हैं, चैनल सर्विस यूनिट और डेटा सर्विस यूनिट। यहाँ से हमारी केबल कनेक्ट होती है। केबल के मुख्तलिफ स्टैंडर्ड होते हैं। ये वाली केबल V35 केबल है, जिसके ऊपर मेंशन होता है कि DD केबल है या DC केबल है। ये फिर हमारे राउटर पे